नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। कोलकाता में आज से 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। भविष्य की सैन्य रणनीति, तैयारियों और सुधारों पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार को देंगे मखाना बोर्ड का उपहार। पूर्णिया को भी मिलेगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से। झारखंड में लाल आतंक पर तगड़ा प्रहार, 3 हार्डकोर इनामी नक्सली ढेर, AK-47 समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट देगा आज अंतरिम फैसला। बिहार SIR पर भी होगी सुनवाई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कतर में हमास पर इजरायली हमले के खिलाफ अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन आज। मसौदा प्रस्ताव में हमले की निंदा, तो वहीं इजरायल ने कतर से हमास नेताओं को निष्कासित करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री आज कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे और इसको संबोधित भी करेंगे। कोलकाता के विजय दुर्ग स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महत्वपूर्ण कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य शीर्ष कमांडर शामिल होंगे। इस साल सम्मेलन का लक्ष्य है सेनाओं को और चुस्त, निर्णायक और आधुनिक बनाना, ताकि जटिल भू राजनीतिक स्थिति में भारत की सुरक्षा मजबूत रहे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में विश्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में तकनीकी प्रगति, सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय, आधुनिकीकरण और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने वादे के अनुसार बिहार को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उपहार देने वाले हैं। साथ ही पूर्णिया में करीब 36,000 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बिहार दौरे में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद विमानों का परिचालन पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लाइट है वो पूर्णिया से कोलकाता के लिए है, फिर अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए है। आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है कि पूर्णिया कोलकाता और पूर्णिया अहमदाबाद के अलावा भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से स्टार एयर की फ्लाइट जहां अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी, वहीं इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद से पूर्णिया जो है वो 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार। और ये जो सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार वाली फ्लाइट है, ये अहमदाबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से कलकत्ता जाएगी। और केवल रविवार को ये कलकत्ता नहीं जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है सरकार के साथ मिलके कि हम इस फ्लाइट को डेली कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां से वो सीमांचल समेत बिहार के तमाम हिस्सों के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें जनता को देंगे। एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे, यहाँ से हवाई जहाज पर यात्री अहमदाबाद के लिए जाएंगे। मोदी जी वंदे भारत जो देश की सबसे प्रिय और एक्सप्रेस ट्रेन है
उस ट्रेन को देने का काम यहाँ करेंगे। 2.5 लाख महिला उद्यमी के खाते में मोदी जी कल डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि वहाँ देने का काम करेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीर पैंती में 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार के पूर्णिया से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सेना के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया आधुनिक, अधिक सुव्यवस्थित और सरल बनेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नई नियमावली से आधुनिक दौर में सशस्त्र बलों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय का मानना है कि इस सुधारात्मक कदम से भारतीय सेनाओं की जरूरतें तेजी और दक्षता से पूरी होंगी। इसके साथ ही एक और जहां सैन्य बलों के लिए आवश्यक खरीद में तेजी आएगी, वहीं आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी बल मिलेगा। भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को रक्षा क्षेत्र में नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे नवाचार और घरेलू रक्षा उत्पादन को गति मिलेगी। रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद डीपीएम द्वारा विनियमित की जाती है। इसे 2009 में आखिरी बार लागू किया गया था। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड के हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंतीतरी के जंगलों में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी सहदेव सोरेन समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए अन्य 2 नक्सलियों की पहचान 25 लाख रुपए के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख रुपए के इनामी बिरसेन गंजू उर्फ राम खिलावन के तौर पर की गई है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। एनकाउंटर में सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों घायल जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार आज सुबह कोबरा और गिरिडीह साथ ही हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम एक अभियान के दौरान जंगल में निकली थी। टीम को सूचना मिली थी कि 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन किसी बड़ी माओवादी घटना को अंजाम दे रहा है। इलाके में तलाशी अभियान इस समय जारी है। और सुप्रीम कोर्ट की एक अहम सुनवाई के बारे में भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। इनमें एक मुद्दा यह है कि क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा सकती हैं या नहीं। इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ बाय यूजर या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ यानी कि वक्फ बाय डीड घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीती 22 मई को इन तीनों मुद्दों पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था, जिसके बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। डी नोटिफिकेशन के मुद्दे के अलावा याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना पर सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा गया है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्यों को ही वक्फ बोर्ड के संचालन का काम करना चाहिए। बिहार में हुए गहन वोटर पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पिछले हफ्ते की सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को भी मतदाताओं की पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए किया जाएगा और नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दूसरे दस्तावेज देने होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध बेटिंग ऐप 1xBet केस में टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और अभिनेत्री उर्वशी राउतेला को समन भेजा है और दिल्ली ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने मिमी चक्रवर्ती को आज पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि उर्वशी राउतेला को 16 सितंबर यानी कि कल पूछताछ के लिए बुलाया है।
OneXBet पर आरोप है कि ये प्लेटफॉर्म भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है और इसके जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है। और अब मौसम का हाल। मुंबई में बीती रात हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव हो गया है। बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पानी भरने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण यातायात भी बाधित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मुंबई में हो रही तेज बारिश के बीच आज करीब 7:15 बजे वडाला में मोनोरेल सेवा बाधित हो गई। तकनीकी खराबी के कारण एक मोनोरेल बीच ट्रैक पर अचानक रुक गई। इसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल अधिकारी VN सांगले ने बताया कि सभी 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यात्रियों को चेंबूर से आ रही दूसरी मोनोरेल में बैठाकर रवाना कर दिया गया। मोनोरेल कॉरपोरेशन ने घटना के पीछे के तकनीकी कारणों की जांच में जुट गई है। आज 7 बजे के दरमियान वो मोनोरेल टेक्निकली फेल हुई है। डॉक्टर मुकुंदराम अंबेडकर रोड जंक्शन पे ये मोनोरेल गाड़गे महाराज से चेंबूर तक चलाई जा रही थी। जैसी खबर मिलने के बाद मोनोरेल की टेक्निकल टीम में मुंबई फायर ब्रिगेड को कॉल आया था। वो हिसाब से मुंबई फायर ब्रिगेड से वडाला, रावली कैंप और भाईकला से जो टेक्निकल हमारा स्पेशल व्हीकल है उसको टर्न आउट किया था। हम लोग आने तक मोनोरेल के टेक्निकल टीम ने रैम्प के द्वारा 17 लोग अंदर फंसे थे, उसमें मोटरमैन भी थे, उनको सेफली सुरक्षित उन्होंने बाहर निकाल दिया है। कोई नुकसान नहीं, किसी को तो लगा नहीं, सब प्रवासी सुरक्षित है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन प्रॉपरली उन्होंने किया है, हम लोग साथ में थे उनके। पूरा ऑपरेशन अभी खत्म हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में रात भर हुई भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पुणे सोलापुर राजमार्ग पर लोनी, कालभोर, कदमावकवस्ती, कुंजीरवाड़ी और उरुली कंचन इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कई जगहों पर सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिससे यातायात में भारी बाधा आई। रात भर हुई भारी बारिश के कारण नाले और नदियां उफान पर हैं। पुणे सोलापुर राजमार्ग पर लोनी, कालभोर और वाकवस्ती इलाकों में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सर्विस रोड पूरी तरह जलमग्न होने के कारण कई वाहन पानी में फंस गए हैं, जबकि कुछ घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। इस क्षेत्र के नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को पुणे के लिए सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का रेड अलर्ट जारी किया था। पुणे में रात भर हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव देखा गया। भारी बारिश के कारण छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए पुणे उपनगरों के कुछ स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। पुणे प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। MDH की देगी मिर्च। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए तमाम कदम उठाए हैं।
2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की है और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया है। आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल के विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। तो देखिए हमारी ये प्रस्तुति जन जन के प्रधानमंत्री। गरीबों का कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे अहम प्राथमिकताओं में से एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के जरिए गरीबों को 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हर कमजोर वर्ग के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिले। इस योजना से 55 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है, जो उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है। गरीब का कल्याण और गरीबों के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे प्राथमिकता में है। चाहे वो उनके लिए घर हो, बिजली हो, सड़क हो या फिर स्वास्थ्य। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना में शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। योजना में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी शामिल किया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वहीं अब 38% रह गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए दुनिया की सबसे क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा योजना साबित हो रही है। देश में कैंसर के रोगियों का समय पर इलाज होने की संभावना पिछले 6 सालों में 36% बढ़ी है और ये संभव हुआ है आयुष्मान भारत योजना से। इस योजना ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। इलाज की चिंता से दूर अब गरीब भी उन अस्पतालों में इलाज कराते हैं जहां वो पहले जाने से कतराते थे। आज इतना वो हो रहा, नहीं तो हम गरीब आदमी कहाँ जाते और कैसा करते, लाखों रुपए हमारे लग जाते। लेकिन मोदी जी की वजह से ही आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे मशीन डलनी है पेसमेकर। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ से अधिक रुपए सरकार ने खर्च किए। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। इस स्कीम ने एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ाई, गरीब को कॉन्फिडेंस दिया कि आपका इलाज हो सकता है, पहुंचिए आगे, और ये संभव हो गया है। और ये होते होते जेब पे वजन जो है वो नहीं पड़ रहा। तो ये बिल्कुल गरीब कल्याण की स्कीम है। पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि गरीब और खासकर महिला और बुजुर्ग को कोई दिक्कत न हो। आयुष्मान भारत योजना न केवल गरीबों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा दे रही है, बल्कि उनको गरीबी रेखा से उबारने में भी मदद कर रही है।
जम्मू कश्मीर के बडगाम को दिल्ली के आदर्श नगर से जोड़ने वाली पहली नियमित संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो सेवा पार्सल ट्रेन का आज श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन किया गया। इस औपचारिक उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस और नागरिक प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस सेवा के शुरू होने से जम्मू कश्मीर के आर्थिक एकीकरण और विकास की यात्रा को गति मिलेगी। ये मालगाड़ी सेवा परिवहन को तेज, सुरक्षित और अधिक किफायती बनाएगी। इस सेवा से कश्मीर के सेब और अन्य फल दिल्ली और देश के अन्य भागों तक बेहतर स्थिति में पहुंचाए जा सकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई के नियंत्रण पर बल देते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आने के समय सरकार की प्राथमिकता लागत नियंत्रण पर थी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को भारत की राजकोषीय और मौद्रिक नीति की निरंतर निगरानी का दायित्व सौंपा गया था। पीयूष गोयल ने सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने के प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों से लोगों को लाभ होगा और इससे कराधान प्रणाली सरल हुई है। पीयूष गोयल ने कहा कि 2017 में जीएसटी की शुरुआत आजादी के बाद का सबसे बड़ा परिवर्तन था। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने व्यवस्था को भ्रष्टाचार, बिचौलियों और कागजी कार्रवाई से मुक्त बनाने में सहायता की है। यूपीआई अब बड़े लेन देन के लिए और भी आसान हो गया है। यूपीआई यूजर्स आज से एक दिन में 10 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे। एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट P2M पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दी है। इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे बड़े लेन देन में यूपीआई के जरिए किए जा सकेंगे। कैपिटल मार्केट में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। हालांकि एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपए तक ही भुगतान हो सकेगा। सरकारी ई मार्केट प्लेसेस पर अब प्रति लेन देन 5 लाख रुपए तक भुगतान की सुविधा होगी। पहले यह सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए की थी। इसमें टैक्स पेमेंट और अर्जेंट मनी डिपॉजिट भी शामिल हैं। ट्रैवल सेक्टर में भी लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। यहां भी प्रतिदिन अधिकतम 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा सकेगा। अब यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान 5 लाख रुपए तक किया जा सकेगा। हालांकि 24 घंटे में कुल लिमिट 6 लाख रुपए तक ही तय की गई है। इस तरह लोन और ईएमआई कलेक्शन के लिए भी 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लाख रुपए प्रति दिन की सीमा लागू होगी। ज्वेलरी खरीद पर यूपीआई लिमिट अब 2 लाख रुपए और एक दिन में अधिकतम 6 लाख रुपए होगी। वहीं डिजिटल ऑनबोर्डिंग के जरिए टर्म डिपॉजिट जैसी बैंकिंग सेवाओं पर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और प्रतिदिन की सीमा भी तय कर दी गई है। हालांकि पर्सन टू पर्सन पेमेंट की सीमा पहले की तरह 1 लाख रुपए प्रतिदिन ही रहेगी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज जरूर कर लें, नहीं तो टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। वहीं आईटीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका खंडन करते हुए आयकर विभाग ने इसे फेक बताया है। अफवाह में दावा किया गया था कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख, जिसे पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया गया था, अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि आयकर विभाग ने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि केवल आधिकारिक अपडेट पर भी भरोसा करें। सहायता के लिए डिपार्टमेंट का हेल्प डेस्क आधार पर काम कर रहा है और कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स के माध्यम से भी करदाताओं की मदद की जा रही है। बता दें कि रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए और कम आय वालों को पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। विलंबित या संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। दोहा की राजधानी कतर में आज से अरब इस्लामिक समिट हो रही है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश शामिल होने वाले हैं। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब इजरायल ने मंगलवार को कतर पर हवाई हमले कर हमास के वरिष्ठ नेताओं की हत्या करने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद अरब देशों के साथ साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भी इसकी निंदा की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा था कि ट्रंप
कि कतर इस हमले का सामूहिक जवाब देगा जिसने पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल दिया है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर की सरकार को चेतावनी दी कि या तो हमास नेताओं को वहां से निकालो या उन्हें न्याय के कटघरे में लाओ, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम करेंगे। नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने साफ कहा है कि उनकी टीम का मकसद सत्ता में बने रहने का नहीं है, बल्कि देश की सेवा करना है। काठमांडू में नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय से रविवार को पहली बैठक को संबोधित करते हुए कार्की ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार सिर्फ 6 महीने तक काम करेगी और फिर अधिकार नवनिर्वाचित सरकार को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने हालिया विरोध प्रदर्शनों में 8 सितंबर को जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।